बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, स्पोर्ट्स फ्लिक टीम आज पहलवानों के शहर गुजरावाला में मौजूद है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं अखाड़े में इस वक्त पहलवान जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी किस चीज़ की? मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने की। लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमती सरपरस्ती, अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत के लेके आया, उसके बाद से इन पहलवानों, इन एथलीट्स का क्या फ्यूचर है? कि आया इन्हें कोई हुकूमती सपोर्ट मिल रही है या नहीं? फैसिलिटेशन का क्या है, उस बारे में बात करेंगे। अभी मैं और राजा असद साहब जो हैं वो मौजूद है इनाम बट की एकेडमी में। इनाम बट जो कि चैंपियन रह चुके हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनसे जानते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ हम रुख करेंगे नूर दस्तगीर भट्ट साहब का, वहां पर उनसे जानेंगे कि आखिर क्या मामला चल रहे हैं, क्यों ओलंपिक्स और फेडरेशन जो है वो उनसे रूट सी गई है और 2024 पेरिस ओलंपिक्स में हमें नजर नहीं आए। इसके बाद गुजरावाला में जो करता धरता है और स्पोर्ट्स को बखूबी जानते हैं, देखते हैं, डीसी गुजरावाला से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। उनसे जानेंगे कि उन्होंने खेलों के फरोग के लिए गुजरावाला शहर में, जो कि पहलवानों का शहर है और यहाँ के पहलवानों ने मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, उनके फरोग के लिए उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये उनसे जानेंगे कि उनकी क्या काविशें हैं, क्या उन्होंने गोल सेट किए, ये उनसे जानेंगे। तो अभी इनाम भट्ट से जानते हैं कि जब वो प्लेयर थे और अब वो एज कोच किस तरह से यंग जो पहलवान उनको ट्रेन कर रहे हैं। आइए मेरे तो जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और 5 टाइम मेडलिस्ट इन कॉमनवेल्थ, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल थे और इंडिया में गोल्ड मेडल जीतने का एजाज जिसके पास है, जिसने इंडिया में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वन एंड ओनली इनाम भट्ट द ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बट साहब, बहुत सी एक्टिविटीज हम देख रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ पर आपने रौनक लगाई भी है। गुजरावाला जो सही मानों में पहलवानों का शहर, राजा साहब जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे उस हिसाब से उन्होंने रौनक लगाई भी है। बट साहब, क्या समझते हैं, हमने देखना है ओलंपिक्स के हवाले से अगर बात स्टार्ट की जाए, हम देखते हैं कि इतना टैलेंट मौजूद है गुजरावाला में, पाकिस्तान छोड़े सिर्फ गुजरावाला में, इसके बावजूद कोई पहलवान हमें ओलंपिक्स में नजर नहीं आता। इसकी एक वजह क्या है? देखें, इसकी बेशुमार वजूहत हैं। एक सबसे पहली वजह यह है कि हमारे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। हम जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से हम अखाड़ों में हमारे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। ओलंपिक्स और बाकी इवेंट जो है वो मैट पर होते हैं, तो मैट्स अवेलेबल नहीं है, अखाड़ों के पास कवर करने की जगह अवेलेबल नहीं होती, और इस वजह से हमारे जो टैलेंट है वो मुकम्मल तौर पर हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। और जब कोई नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट आता है तो देन हमारे खिलाड़ियों को चांस मिलता है कि हम मैट पर जाएं। एक तो ग्रास रूट लेवल पर बहुत ज़्यादा फुकदान है। उसके बाद जो हमारे खिलाड़ी ओवरऑल भी अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के या नेशनल लेवल के होते हैं, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थोड़ी होती हैं। एक आधा डिपार्टमेंट है जो जॉब देता है, लेकिन अब डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स अभी भी उस तरह से नहीं स्टार्ट हो सकी, जिस वजह से खिलाड़ी बहुत अच्छे रेसलर हो के भी गेम को छोड़ जाते हैं। और जो उससे फिर एक और जो मेन वजह आ जाती है वो ये है कि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में तो अपना मैक्सिमम अचीव कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल उनको ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती। अगर हम वर्ल्ड और ओलंपिक की बात करते हैं तो वहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ हमें खेलना होता है। जब हम हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल के साथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो उनका वो लेवल नहीं होगा, वो वहाँ पर अच्छा नहीं कर पाएंगे। और एक जो उससे भी बड़ी मेन वजह आ जाती है वो ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक में जाने के लिए हमें क्वालिफाई करना पड़ता है, और क्वालिफाई के लिए हमें इंटरनेशनल मुकाबले खेलकर अपनी रैंकिंग को बेहतर करना पड़ता है, जो फिर हमें सपोर्ट करती है जब हमारे ड्राज आते हैं। तो क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबले नहीं हम ज़्यादा खेल पाते, हमारी रैंकिंग ठीक नहीं होती, इस वजह से फिर हमारा ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं हो पाता। अच्छा, बट से एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम गुजरावाला में खड़े हैं, हम रहीम बख्श से शुरू हो और फिर यूनुस पहलवान का जिक्र करें, आपका जिक्र करें, फिर लाहौर और गुजरावाला का जिक्र करें, तो फिर इमाम बख्श पहलवान आए थे, भोलू, गामा, अक्की, You just name it. हमको लगता है कि हम अब इन्हीं का जिक्र करके आप सोचते रहेंगे कि ये क्या हो गया। तो जैसे स्कॉश और हॉकी में हुआ है, अब लगता है कि हम भी वो याद माजी अजाब है यार, या फिर आप समझ रहे हैं कि अब ये स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने कोई कोशिश की है, आप ये कुछ कर रहे हैं और हम देखेंगे कि राइज फिर करेगा गुजरावाला रेसलिंग में। जी देखें, मैं तो बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली रेसलिंग एकेडमी गुजरावाला में बनने जा रही है स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से, जो कि पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक कदम साबित होगा बेहतरी की तरफ। और इसके साथ साथ अगर हम बाकी चीज़ों को बेहतर करें, जैसे हम अपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएं, जैसे खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबलों में पार्टिसिपेट करवाएं, तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारा टैलेंट। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, इससे कबल हमने देखा माजी में सिर्फ अखाड़ा सिस्टम था, आपने बात की अखाड़े से निकलकर अखाड़े तक ही रह जाते, लेकिन इंटरनेशनल क्राइटेरिया मीट करने के लिए एक तो अखराजात की कमी है,
दूसरा मैट की बड़ी बात की जाती है, आप ही मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में कह चुके कि मैट अशद जरूरत है अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करनी है। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान इस मैट के लिए कुछ नहीं कर रही? इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, इसमें खर्चा कितना था, ये जरा बताएं। जी देखें, एक जो रेसलिंग मैट है उसकी मालियत 25 लाख रुपए है। तो कोई भी अखाड़ा ऐसा नहीं है कि जो इसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि पहलवान जो है, अखाड़ा सिस्टम जो चलता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, हम यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट करवा रहे हैं। तो बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते या अखाड़ों के पास इतने पैसे नहीं होते, फंड्स होते ही नहीं हैं। तो ये बहुत ज़रूरत है हमारी कि हम जो भी अखाड़े हैं, मैट के साथ साथ आप ये देखिए कि अखाड़े जो होते हैं वो ओपन होते हैं। तो मैट तो एक चीज़ रही, मैट को कवर करने के लिए आपको एक कवर्ड एरिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैट मिल जाएगा, कवर्ड एरिया नहीं होगा तो कहाँ पर लगाएंगे? इतना बड़ा मैट कौन उठाएगा, कौन लगाएगा? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अखाड़ों को अपग्रेड करके एक जिम्नेजियम टाइप, मिनी जिम्नेजियम बना दिया जाए जहाँ पर मैट लगे और उसको कवर किया जाए। देन इसका असल फ़ायदा हमें सामने आएगा। आपने जिक्र किया मुलाजमतों का, आपने फाइनेंस का जिक्र किया। हम जानते हैं, समझते हैं कि मनी मेक्स काम बनाए काम, तो नौकरियों की क्या सूरत है? आप तो व्यापार में हैं, आपने बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अब जो नौजवान आएंगे उनके लिए क्या है, आप क्या बेचते हैं? देखें, जब मतलब अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो जो भी नेशनल लेवल का खिलाड़ी होता था उसको पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान आर्मी में जॉब मिलती थी। और वापडा को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा कि जितने बड़े खिलाड़ी हैं, आप अरशद ले लें, नू ले लें और बाकी भी जो आपको नज़र आएंगे, वो तमाम वापडा से बिलोंग करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एक दो वज़ीर आज़म गुजरे हैं, नहीं, आप खुल के बात कर रहे हैं। एक लेटर दिया, मेरे ख्याल में ये मातम करने वाली बात है कि अच्छा, इसके हक में और मुखालिफ मुझे सारी चीजों का पता है, लेकिन ये अफसोसनाक बात है, खत लिख दिया गया कि बैंक टीम में, डिपार्टमेंट टीम में पहले ही बंद हो रही थी, आप ऑफिशियली बंद कर दें। सर, उस लेटर ने इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स को नुकसान पहुँचाया है कि बम गिर जाता तो उसका नुकसान कम था, लेकिन उस लेटर ने इतना नुकसान पहुँचाया है। अब पिछले 4-5 साल से बच्चों की इंडक्शन नहीं हो रही, ना वापडा में हो रही है, ना बाकी डिपार्टमेंट में हो रही है। लेटर वापस हो गया, देखिए साहब ने दोबारा ऑर्डर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसका ऑर्डर तो रिवर्स हो गया है, लेकिन जो कंपनीज हैं वो कंपनीज परमानेंट जॉब देने के लिए या स्केल बेस्ड जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी जॉब सिर्फ वो मिलता है स्टेपन पे, वो भी बहुत ज़्यादा इश्यूज और बहुत सारी तंगियों के बाद मिलता है। एट दी एंड बट साहब, हम आपको इंशाल्लाह 2028 में दोबारा से खेलते हुए देख रहे हैं। जी इंशाल्लाह, डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना पाकिस्तान को सर्व किया जाए, मुझे बहुत उम्मीद है। और इसके साथ साथ अभी हमारे आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी आ रहे हैं, अभी 2028 4 साल बाद है, उससे पहले 8 से 10 जो इवेंट है इंशाल्लाह हम उसमें भी अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भी मेडल जीतेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने साथ साथ इन बच्चों के भी उसमें लेके आए ताकि मजीद इनाम बट पैदा हो, मजीद पाकिस्तान इंशाल्लाह। विश यू गुड लक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भट्ट साहब। नू दस्तगीर भट्ट साहब के पास भी जाना है, सारी सूरत हाल रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। चले नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि टीम स्पोर्ट्स फ्लिक्स जो है वो गुजरावाला में मौजूद है, पहलवानों के शहर में मौजूद है, और पहलवानों से ही हम जानना चाहेंगे कि आखिर पहलवान जो हैं वो गुजरावाला की पहचान बने हुए, लेकिन खेलों में बड़े लेवल पर, ओलंपिक्स लेवल पर हमें ये पहलवान जो है अब वो कहीं पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। हमने कॉमनवेल्थ में देखा, गोल्ड मेडल जीता, और गोल्ड मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ के 2022 के नूह दस्तगीर भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्यों गोल्ड मेडल आपने 2022 में जीता। 450 kg वेट रिकॉर्ड कंबाइन में, स्नैच में 173 kg प्लस, अगर क्लीन एंड जर्क की बात की जाए तो 232 के तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, और उस टाइम पे 2022 में जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इस सब के होने के बावजूद आखिर नूह दस्तगीर भट्ट जो ओलंपिक्स 2024 पेरिस में हुआ उसमें नजर क्यों नहीं आए? बहुत सी चमगोइयां हो रही हैं कि इनके शायद फेडरेशन के साथ क्लैश चल रहे हैं, हकीकत क्या है उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह फिट भी नजर आ रहे हैं। भट्ट साहब, ओलंपिक्स में आंखें तरसती रहेगी कि नूह दस्तगीर भट्ट साहब भी वो 7 रुकनी जो दस्ता था 8वें आप होने चाहिए थे, लेकिन नजर नहीं आए, वजह क्या बनी? दरअसल वजह ये थी, हमारी तो तैयारी जो है ना तकरीबन 13-14 साल से यही एम था कि जो है ना ओलंपिक में जो है पाकिस्तान को मेडल जो है दिलाना चाहते थे, और अभी भी यही कोशिश है इंशाल्लाह। और वजह ये बनी कि पाकिस्तान जो वेलफेयर फेडरेशन है वो जो है ना हमारे रास्ते में जो है रुकावटें बहुत ज़्यादा उन्होंने खड़ी की हुई हैं। लास्ट 2 ईयर से मुझे कोई इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं दिए गए, और हमारे इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के मुताबिक हमें 5 इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने हैं, फिर उसके बाद जो है हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें किसी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए नहीं भेजा गया। अब जिसमें हम क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा थे, अगर हम एशियन गेम में मेडल ले लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आप जो है ना ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर जाते हैं।
तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एशियन गेम्स पे भी मुझे नहीं भेजा, एशियन चैम्पियनशिप्स हुई इन्होंने तब भी मुझे नहीं भेजा। एशियन गेम्स पे वो लड़का गया जो पाकिस्तान में मुझसे अनगिनत जो है ना मुझसे हारा है वो, और मैंने उसे कभी भी जीतने नहीं दिया, और लेकिन मेरी जगह जो है वो गया है। आज भी अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वो लास्ट पोजीशन पे आया है, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे गंदा जो है वो टोटल वहाँ पे जो है उसने किया है। लेकिन इस फेडरेशन ने बिल्कुल उनको ये शर्म नहीं आई कि हम किस खिलाड़ी को जो है वहाँ पे भेज रहे हैं, जो कि वहाँ पे पाकिस्तान की जो फ्लैग को है नीचे मजीद जो है ना उसकी इज्जत को जो है कम कर देगा कि ये परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। अच्छा बट साहब, हायर लेवल पे आपकी रिप्लेसमेंट फेडरेशन को कौन सी मिली हुई है? ऐसा कोई प्लेयर वो है जो आपको compete करके आगे गुजरा, या फिर ये सिर्फ आपको पीछे करने के लिए किसी को भी आगे कर दिया गया, चाहे वो जीते ना जीते, वो कंपेटेबल है नहीं है? दरअसल कॉम्पिटिटर तो सारे ही होते हैं, बिल्कुल कॉम्पिटिटर तो सारे सब खेलने आते हैं, सब जीतने आते हैं, बिल्कुल, लेकिन मेहनत सभी करते हैं। जो लाहौर से उस लड़के का ताल्लुक है, अच्छा, उसका नाम भी मैं ले लेता हूँ, अब्दुल्ला भट्ट है, जो कि मेरे वाले साहब भी, उसके वाले साहब भी वेटलिफ्टर है, मेरे वाले साहब भी वेटलिफ्टर है। तो वो आपस में भी जो है मेरे वाले साहब और वो उनके भी कॉम्पिटिशन्स होते रहे, तो आगे जो है ना वो राइवलरी हम दोनों पे आ गई। तो एक राइवलरी ये भी थी, तो लगातार तकरीबन 10 साल हो गए उसके साथ कंपटीशन खेलते हुए। अच्छा, इंटरनेशनल कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया में मैंने उसे बीट किया, लगातार तमाम नेशनल्स जितनी हुई है मैंने तमाम जगह पे बीट किया, फिर एक इंटर यूनिट हुई वहाँ पे भी बीट किया, तमाम जितने भी मुकाबले थे मैंने उसे हर जगह जो है बीट किया। अच्छा नौ भट्ट साहब, ये आपकी गुफ्तगू से ये बड़ी तकलीफदेह बात है। पहली बात ये है कि फेडरेशन को इशू क्या है? हम इनके ऊपर भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो हमारी आईपी की मिनिस्ट्री है वो है, प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स के बड़े सरपरस्त हैं। तो ये लगता है कि जो आपकी गुफ्तगू से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तो दिन दिहाड़े एक ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही। योर्स इज़ ए बैकग्राउंड, यू आर द मैन फॉर द जॉब, और आपको बेउस्तादे नहीं हैं। आपके फादर दस्तगीर भट्ट जो हैं ये इंटरनेशनल फेम के एक वेटलिफ्टर रहे हैं। तो ये अब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जो एक आपस में नाचाकी हो चुकी हुई है ये ख़त्म होनी चाहिए। इससे डैमेज क्या हो रहा है? पाकिस्तान की स्पोर्ट्स डैमेज हो रही है। तो आप बताइए कि अब आप क्या तजावीज़ रखना चाहेंगे पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सामने कि आप ये मेरे इश्यूज़ बराए मेहरबानी हल करें और आवाम पर भी रहम करें, और जो फर्टिलिटी है स्पोर्ट्स की उस पर भी रहम करें। देखिए, हमने ये कोशिश भी की है कि हम उनके साथ पैचअप कर लें, क्योंकि हम अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहते। यही स्पोर्ट्समैन की एक एज होती है एक इंटरनेशनल लेवल पे जो ना हाई मतलब परफॉर्मेंस करने की। तो हमने पैचअप करने की भी कोशिश की है, उन्होंने पैचअप करना भी नहीं चाहा। उन्होंने जब हमने पैचअप करना चाहा तो उन्होंने जो हमारे नेशनल वापडा के कोचेज हैं उनके थ्रू एक पैगाम भेजा मेरे वाले साहब को कि अगर आप माफ़ीनामा लिख देते हैं हमें तो हम आपको जो है ना आपने क्या डैमेज तो इसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि जो माफ़ी ये मंगवाना चाहते हैं हमसे, पहले तो उस जुर्म को साबित करें। इन्होंने कहा है इनका पहला जुर्म ये हमारा जुर्म ये है कि हम जो है ना पैनल बॉडी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इनके खिलाफ। पैनल बॉडी कोई समझदार अगर बंदा होगा तो वो इस बात को समझ जाएगा कि पैनल बॉडी होती है हर फेडरेशन की। पाकिस्तान के अंदर पैनल बॉडीज बनी हुई है। अब वहाँ पे भी जो है ना क्या कहते हैं वही लोग हैं स्पोर्ट्समैन हैं जो पैनल बॉडी बना के बैठे हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेशनल लेवल पे आपको याद होगा कि अरशद नदीम के केस में भी पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में पीठ खड़का था, लेकिन वो निकल गए। अब ये आपका जो केस है इसमें अब जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तो ये कुछ आपको उम्मीद नजर आ रही है या कुछ और बड़ों को डालें और इस मसले को वन फॉर ऑल सेटल करने की कोशिश करें? बात कंप्लीट करना चाहता हूँ कि जब हमने इनके साथ पैचअप करना चाहा था, हमने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से भी रुजू किया, हमने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी रुजू किया, ओपनली मीडिया में भी आगे कहा कि हमारा किसी पैनल बॉडी के साथ तल्लक नहीं, बिकॉज पैनल बॉडी के साथ तल्लक रखने का आपको कोई फायदा नहीं। आप इंटरनेशनल कंपटीशन जो है नहीं खेलते थे, ये कोई भी स्पोर्ट्समैन जो है बात समझ सकता है। तो ये मैं या फिर मैं भी बेवकूफ़ हूँगा कि मैं पैनल बॉडी के साथ तल्लक रख के बैठ जाऊँ। पैनल बॉडी से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने मुझे एज अ ऑनर कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद बुलाया था कि आप आएँ, आपको जो है ना एक शील्ड दे रहे हैं, क्योंकि वो भी पुराने कोलीग्स वेटलिफ्टर्स रहे हुए हैं। तो मेरी जो उनके साथ थी वो एज अ ऑनर मुझे मिले हैं, उन्होंने शील्ड दी क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर्स प्लेयर्स भी रहे हुए हैं। तो मैंने तो मिलना ही था क्योंकि पूरे पाकिस्तान को जो है ना मुझे मुबारकें दी जा रही थी मिलने, हर जगह में गया फंक्शंस पे, तो मैंने तो हर एक को मिलना था क्योंकि एक जो स्पोर्ट्समैन होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है। जब उसे फेम मिल जाता है तब
वो पब्लिक का भी हो जाता है। तो अब मुझे अगर उन्होंने बुलाया तो मैं एज अ गेस्ट गया हूँ, मैं उनसे मिला हूँ, उनसे मुबारकबाद दी और मैं वापस आ गया। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अनूप भट्ट साहब के वाले साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर आपसे ही मसला क्यों है। क्या उनके टाइम में भी उनके फेडरेशन के साथ कोई इस तरह के मामला चलते रहे हैं जिसका अब जो है वो आफ्टर शॉक्स जो वो नूह दस्तगीर भट्ट जो हैं वो फेस कर रहे हैं। और इसके अलावा एक ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये बाप बेटा अपनी अना में रहते हैं, अना की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कुछ मामलात हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद ही। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। नूह दस्तगीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे गुफ्तगू हमारी जारी है कि आखिर क्यों ओलंपिक्स 2024 पेरिस में वो हमें नजर नहीं आई। कुछ वजूहात हैं, कुछ इल्जामात हैं, उस पर हमारी बातचीत जारी थी। उनके कोच जिन्हें वो अपना कोच मानते हैं और उन्हीं को क्रेडिट देते हैं, और शायद फेडरेशन को इनसे यही इख्तलाफ है कि जो हमने आप पे इन्वेस्टमेंट की है, आप हमारा नाम कहीं नहीं ले रहे, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप अपने वालिद को ही सारा क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये क्या वजूहात है? वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम दस्तगीर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, आप कोच भी हैं और सारा क्रेडिट डेफिनेटली आपको जाता है। पहले आप हैं, उसके बाद ठीक है मल्टीपल आगे कोचेज होंगे, फेडरेशन होगी, उनको क्रेडिट देना बनता है। जहां पर जिसका क्रेडिट ड्यू है वो देना बनेगा। आपने भी यही तरबियत दी होगी, लेकिन टॉप प्रायोरिटी आप हैं। आपका उन प्राइवेट फेडरेशन के साथ ताल्लुक है, ठीक है, ये जुबान ज़द आम है कि उनके साथ कुछ बाहर से मुकमकाव वाला प्रोग्राम है। तो क्या समझते हैं ये दोस्ती नूह को तंग कर रही कहीं ना कहीं? नहीं जी, बिल्कुल ये चीज़ नूह के रास्ते में नहीं आई, क्योंकि इसी फेडरेशन के साथ हम तकरीबन 15 साल से चल रहे हैं। अच्छा। तो ये तो इशू तकरीबन 2 साल से शुरू हुआ है। तो इसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर है ना कि ये जो कुछ अब जो चीज़ें हुई, असल में जो मेरा ख्याल है कि ये किसी मीडिया चैनल के ऊपर या किसी जगह के ऊपर भी ये असल जो बात है आज मैं आपको बताने लगा। जी जी। असल बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोचेज़ हैं ना, या जो खिलाड़ी हैं, या जो मैनेजर साथ जाते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन खिलाने के लिए, वहाँ पे एक जो कोच होता है ना वो इस लेवल का नहीं होता। यानी कि खिलाड़ी जो अच्छा है, मतलब कि एक खिलाड़ी है जो मतलब कि उसने 100 kg उठाया हुआ है, जो कोच अपने दौर में उसने उठाया हुआ है, तो वो कभी भी नहीं जान सकता जो 150 kg वज़न उठाने वाला है उसकी क्या फीलिंग होती है और वो क्या कर सकता है। यानी कि खिलाड़ी से जो है ना कोच है ना, जो उस खिलाड़ी का कोच है वो ऐसा होना चाहिए कि जो खिलाड़ी को मतलब कि समझता हो कि एक तो वो उसकी जो ट्रेनिंग को समझता हो, दूसरा उसकी जो उसकी फीलिंग है या जो वो जिस अंदाज से वो लड़ सकता है, किस तरह उसको लड़ाया जाए। तो जब ये बाहर कोचेस भेजे जाते हैं ना, तो वो ज़्यादातर उन लोगों को भेज दिया जाता है जो लोग इस अहल नहीं होते। मैं आपको इसका एक हवाला दे रहा हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी गालबन 2018 में, तो वहाँ पे ये उस वक़्त इस कॉमनवेल्थ गेम जो हुई है जो इंग्लैंड में, ये उससे बेहतर था पहले। यानी कि क्योंकि मैं ट्रेनिंग करा था, मुझे पता था ये उससे बहुत बेहतर था उस न्यूजीलैंड वाले खिलाड़ी से, इंडिया से, दूसरे सबसे। लेकिन वहाँ जो कोचिस था, कोचिस को पीछे से जो प्रेसिडेंट होता है वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का, उसने रात को या पहले लिख के देना होता है कि इसने इतनी इतनी लिफ्टें लगानी है। अच्छा। क्योंकि कोच बेचारा आगे कुछ नहीं कर सकता, ना मैनेजर कुछ कर सकता है। जो प्रेसिडेंट होता है उसने लिख के देना जी ये लिफ्टें करनी है, चाहे हारो चाहे जीतो। इन लोगों ने ये सोचा था कि सबसे पहले किसी तरीके से ब्रॉन्ज मेडल को जो है पकड़ ले। जब हम ब्रॉन्ज मेडल कर लेंगे तो हमारे मतलब कि उसके बाद फिर हमने सेकंड जो लिफ्ट, 3 लिफ्टें होती हैं, सेकंड लिफ्ट जो होती है वो कहते हैं कि जी हम सिल्वर मेडल को पक्का कर लें। तो इसी तरह फिर ये गोल्ड की इनकी सोच होती ही नहीं। अच्छा। ये बस बड़ी छोटी सोच लेके निकलते हैं। तो जब कंपटीशन होता है ना, दूसरा ये है कि ये खिलाड़ी है वो जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो फाइटर है वो फाइट करते हैं, जो अपनी मैक्सिमम लिफ्ट होती है उसके ऊपर फाइट करते हैं जाके। मतलब कि जो उन्होंने लगाई होती है, फ़र्ज़ करो 200 लगाई है, तो वो पहली लिफ्ट ही 200 से स्टार्ट करेंगे। ये जो पाकिस्तान के जो चले जाते हैं ये लोग, क्योंकि ये शुरू ही नीचे से करते हैं, तो इतने में तो जो दूसरे मुल्कों के जो खिलाड़ी होते हैं वो खिलाड़ी जो है ना वो शेर हो जाते हैं, क्योंकि वो पता चलता है ये तो बहुत नीचे है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो क्योंकि 3 चांस होते हैं तो वो बड़े कम चांस है, उसमें इतने में वो सारा कुछ जो है ना वो ख़त्म हो जाता है।
तो हमारी जो फेडरेशन के साथ जो डिफरेंस जो मसला है ना हकीकी, वो ये है कि मैंने उनको मतलब कि मैं कहता हूँ कि जिस तरह हमने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ, क्योंकि इसको मैंने घर बैठ के जब ये कंपटीशन उधर खेल रहा था ना, तो मैं मोबाइल के ऊपर इसको बता रहा था। मैंने कहा था कि आपने जो जरक है, मतलब कि जो स्नैच है 170 पहली स्नैच है, और जो जरक है वो 230 से नीचे नहीं लेनी, चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए। अच्छा। क्योंकि वो जो इंडिया वाला था दो यानी कि 112 किलो के ऊपर या 15 किलो के ऊपर चल रहा था, न्यूजीलैंड वाला था वो 118 20 किलो के ऊपर चल रहा था, ये 230 के ऊपर चल रहा था, मतलब इस लिफ्ट थी। तो इसमें जो इंडिया का जो मीडिया वाले थे वो कह रहे थे कि यार ये जो इन्होंने लिफ्ट लगाई है ये फेक है, ये अभी ये भाग जाएगा, मतलब कि नीचे आगे शुरू करेगा, ये इतनी लगा नहीं सकता। तो जो वो एक आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, जो जड़ा एक होता है वो, मतलब कि जब तक आपका मजबूत नहीं है तो आप मतलब कि आपने उनके मतलब के कह के वो उन लोगों को बेबस कर दिया, वो खौफ ज़्यादा थे। तो उसी खौफ में मतलब कि इसने वो जो असल में ये पहली लिफ्ट के ऊपर ही जीत गया था, लेकिन वो हम समझते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको तीसरी लिफ्ट थर्ड लिफ्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सॉरी, एक क्योंकि लास्ट पॉइंट मैं दे दूँ आप, मतलब कि वो जो मतलब कि हम कंपटीशन क्लियर कर लेते हैं, असल में जो फेडरेशन है ना वो उन्होंने भेजना होता है कोच अपनी मर्ज़ी का, जिधर से मर्जी भेज दिया, चाहे अपना बेटे को भेज दिया, चाहे किसी भाई को भेज दिया, वो इस अहलियत वाले नहीं होते। हत्ता कि जो वो खुद भी होते हैं वो भी इस लेवल के नहीं होते कि वो आप सारी उम्र वो नेशनल चैंपियन भी हुए तो प्रेसिडेंट मतलब बना। तो कहीं ना कहीं आपने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भेजा जाए, जिसकी वजह से ये क्लैश आया कि नहीं कोच हमारा ही रहेगा। असल ये बात है कि मैंने उनको तो पता है कि मैं खुद भी खिलाड़ी हूँ, तो वो अगर वो चाहते तो वो भेज सकते थे, लेकिन मैंने अपने से मतलब कि नहीं उनको मैंने कभी बोला कि मुझे भेजा जाए। तो असल तलाब यही है कि अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए मतलब कि बड़ा टाइटल जीते, तो बड़े टाइटल के लिए आपका जो दिल है वो इतना होना चाहिए और शेर की तरह होना चाहिए, और आप जब बाहर लड़ें इस तरह लड़ें कि लोग जो है ना वो आपके रास्ते से मतलब भाग जाएं। अच्छा नू साहब, ये जो स्कॉलरशिप वाला मामला हमने देखा कि इनाम भट्ट को मिल गया, अरशद नदीम को मिल गया, लेकिन जो 30 लाख की रकम थी वो इसी मामले की वजह से आपसे कहीं दूर ले जा दी गई और आपको अभी तक मिली नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी पीओ में मीटिंग हुई थी, मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ, जब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें नॉमिनेट किया, आईओसी ने हमें नॉमिनेट किया, और जब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें बुलाया वहाँ पे मीटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, मेरी तरफ से वाले साहब भी वहीं पे थे, फेडरेशन भी वहीं पे थी, ओलंपिक एसोसिएशन भी जो सेक्रेटरी साहब थे खालिद साहब वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे खालिद साहब ने जब उठने लगे तो उन्होंने कहा इनको जो है ना कॉपी जो है ना प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो उठ के जो है ना साथ वाले कमरे में चले गए। तो वहाँ पे बैठे बैठे जो हमारे साहब का जो सेक्रेटरी रहे हुए हैं अमजद अमीन भाट साहब, उन्होंने उस टाइम फिर कहा कि देखें हाफिज साहब जो है ना जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो तो नहीं ये बात कर सकते, तो मैं जो है ना ये बात करने लगा। हाफिज साहब जो है बड़े शर्मीले हैं, तो मैं इस बात पे ना मैं शुरू करता हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है ना, ये स्कॉलरशिप हम आपको बताएंगे इसका क्या करना। अब चेक मेरे नाम पे है, स्कॉलरशिप कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे है। अब चलें, अगर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी में, तो हमें वो रीड करने भी दी नहीं गई। कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी आप करने जाएं तो आपको पहले रीड करना होता है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखी जाती हैं कि आपको अगर नहीं उसमें कुछ सही लग रहा आप उसमें चेंज भी करवा सकते हैं। इन्होंने हमें ना वो रीड करवाया, सिर्फ साइन करवाए, और साइन करवा के पेपर्स इनके पास चले गए। हम वापस आ गए, ये बातचीत हुई सारी कि ये हम आपको बताएंगे। हम वापस आ गए क्योंकि हमारे ठीक 2.5-3 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम थी। हमारा था कि हम जो है ना इन चीज़ों में दलना ही नहीं चाहते। फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम्स को जो टारगेट है वो हमारे लिए विन करना जो है बड़ा ज़रूरी है, तो हमने उस पर फोकस रखा। और उसके बाद जब कॉमनवेल्थ गेम विन करके आ गए तो मैंने ईमेल लिखी पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को कि मेरी जो है आप जो है ना कॉपी प्रोवाइड करें कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि मेरी वहाँ पे ओलंपिक एसोसिएशन ने भी कहा गया था कि इनको दे दें।
आपने मुझे अभी तक वो नहीं दी, तो मैं चेक रिसीव करने नहीं आऊँगा जब तक मुझे मेरी कॉपी ना मिल जाए कि मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है मेरी, मैं इसको कहाँ पे लगा सकता हूँ, किस कंपटीशन पे लगा सकता हूँ, या अपने खाने पीने पे लगा सकता हूँ जो कि मैं हर महीने ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं इसका कर क्या सकता हूँ। तो इन्होंने उसका जो है ना कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ओलंपिक एसोसिएशन को भी फिर ईमेल लिखी कि मुझे मैं ये चेक तब तक जाके ऑफिस में रिसीव नहीं करूँगा पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से जब तक आप मुझे ओलंपिक एसोसिएशन नहीं बुलाते। मैं वहाँ पे आऊँगा, मुझे वहाँ पे जो है ओलंपिक एसोसिएशन चेक जो है अपने हाथों से दे और मुझे बताया जाए कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होना है। अगर ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पे इस्तेमाल होना है तो ठीक है, ये इस्तेमाल हो, लेकिन अगर ये लोग चाह रहे थे कि हम अपने पास रख के अपनी मर्जी से, क्योंकि कोई तो जिस वाले साहब ने बताया कि कोई तो अपनी मर्जी से जाना है, तो वो एक सैर का चक्कर तो हर बार किसी ना किसी का बन जाएगा। अगर वो 5 इंटरनेशनल कंपटीशन उन पैसों से खेलने थे तो वो 5 टूर उन्होंने डिसाइड करने थे आपस में कि किस किस ने बारी बारी जो है ना जाना है। तो वो जो स्कॉलरशिप थी फिर उसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने भी जवाब नहीं दिया। तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हालत साहब, हाजी हालत साहब, उन्होंने हाफिज इमरान से पूछा कि मतलब कि नू की क्या पोजीशन है जो इंग्लैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जी मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल पक्का है, सिल्वर के भी चांसेस हैं। जब आप हाँ जी, यानी कि प्रेसिडेंट ये है और वो सेक्रेटरी को ये बता रहा है पीओ के कि ये यानी कि इनकी मायूसी का आलम, इनकी बुज़दिली का आलम ये देखें कि ये तो गोल्ड की सोचते भी नहीं है। बट साहब आखिरी ये सवाल है आपसे, कहा यह जाता है कि नू का फ्यूचर माशाल्लाह ब्राइट है, अभी ये बहुत माशाल्लाह यंग है, उसका फ्यूचर बर्बाद करने में वालिद साहब का हाथ है, लेकिन वालिद साहब के एम जो है वो हाई हैं। अभी जो हमने गुफ्तगू की कि वो गोल्ड का सोचते हैं, फेडरेशन सिल्वर और ब्रॉन्ज तक महदूद है, ठीक है। तो आप समझते हैं इसका कोई जवाब देना चाहेंगे कि मैं अपने ही बेटे का फ्यूचर क्यों, और अना की बात आती, एटीट्यूड की बात आती कि गुलाम दस्तगीर का जो एटीट्यूड है अब वो उसके बेटे को ले डूबेगा। अगर कोई भी आपने बड़ा टाइटल जीतना ना, तो आप किसी खिलाड़ी को भी गैरतमंद होना बड़ा ज़रूरी है और उसके अंदर उस अना होनी चाहिए। ये जिस चीज़ को लोग तकब्बर तो गुरूर बोलते हैं ना, ये स्पोर्ट्समैन की उस वक्त जो स्टेज के ऊपर लड़ता है उसको उस वक्त उसकी ज़रूरत होती है। वो उस वक्त अगर इस सोच और इस डायरेक्शन के साथ आगे ना बढ़े तो वो उसका कामयाब होना मुश्किल हो जाएगा। तो जो ये चीज़ है ना, जो हमने एक चीज़ है, इनको भी पता है कि अल्लाह के सिवा और कोई मदद नहीं करने वाला, और अल्लाह के सिवा किसी के और के आगे झुकना नहीं है, अल्लाह के सिवा और किसी से मदद नहीं मांगनी, अव्वल आखिर सब कुछ अल्लाह है। तो रही बात आप जो कह रहे हैं कि आप इंशाअल्लाह आपका ये इंटरव्यू रिकॉर्ड के ऊपर रहेगा, इंशाअल्लाह हम अब भी 1% में मायूस नहीं है। अभी इसने 1.5 महीने बाद उधर साउथ अफ्रीका में कंपटीशन लड़ना है, वहाँ से ये गोल्ड जीत के आएगा इंशाल्लाह। हम लॉस एंजलिस की भी जो ओलंपिक्स की तैयारी मतलब करेंगे, और आप देखिएगा कि इंसानों के इख्तियारात क्या है, चाहे जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर ले। और नाज़रीन जिस जगह बैठे में बिहाइंड द कैमरा भी कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है, ये एक बेडरूम जितनी स्पेस है जहाँ पर नू दस्तगीर साहब जो हैं वो वालिद साहब के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। सारे सेशंस बकौल इनके वो यहीं पर ही करते हैं, और जितनी भी हमने भी वीडियोस देखी हैं वो इसी कमरे की ही आती हैं, और ये सारे मेडल्स जो हैं वो भट्ट साहब के लगे हुए हैं। एट दी एंड भट्ट साहब आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हमारे वो स्पोर्ट्स लवर है। हमने देखा 2012 में पंजाब यूथ फेस्टिवल करवाया गया, बहुत से लोगों को वहाँ पर मौका दिया गया, प्लेटफॉर्म दिया गया, परफॉर्म करें और आएँ। अरशद नदीम की बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमारे साथ पास मौजूद है, उन्होंने स्टार्ट वहां से लिया, और भी ऐसे चेहरे हैं। एट दी एंड कोई मैसेज, कोई रिक्वेस्ट हुकाम बाला से इस प्लेटफॉर्म से आप देना चाहें? देखें, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पेरिस ओलंपिक्स में जहाँ पे अरशद की जो है खुशी मनाई गई है मेडल की, हम यहाँ पे डबल खुशी जो है मना सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मेरिट के ऊपर ना काम करने पे जो हमारे जो चेयर्स पे बैठ के अपने आप को जो है ना लोग जो है अपने आप को खुदा ही समझने लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको जो है ना सिर्फ इतना कर दें कि हमें मेरिट पे भेजा जाए, जो खिलाड़ी जिसका हक बनता है वो उसे जो है ना इंटरनेशनल कंपटीशन पे भेजा जाए। अब मैं घर बैठा हूँ, जिस बंदे का हक ही नहीं बनता उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं, उसको खिलाया जा रहा है, क्योंकि इसलिए कि ये जो बंदा है इसके ऊपर इन्होंने पॉइंट आउट ये कर दी कि ये भाई हमारे खिलाफ काम करता है। आप कहीं पे भी कोर्ट में कहीं पे भी हमें बुला लें, ये इनको भी बुला लें, फैसला कर लें, और सिर्फ इतना मैं आज वादा करता हूँ इस चीज़ का,
मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। मैं वादा करता हूँ कि अगर आज ये मेरे रास्ते से रुकावटें हटा दी जाएँ, मैं LA लॉस एंजलिस की ओलंपिक्स 2028 का वहाँ पे मेडल भी लूँगा गोल्ड, और वहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड भी। इंशाल्लाह ज़वजल। और हमारे इस प्लेटफॉर्म से यही हुकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि ही इज़ जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, अ यंगर अ गाय, जो कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है। और एट दी एंड हमें चाहिए यही कि पाकिस्तान का जो परचम है वो पूरी दुनिया में सरबुलंद हो। बीइंग अ पाकिस्तानी सबकी ये दुआ होती है। अरशद ने परचम बुलंद किया और हमने देखा कि हमसाया मुल्क का परचम हमसे नीचे था। ख्वाहिश होती है, खुशी होती है बीइंग अ पाकिस्तानी कि हमारा परचम से बुलंद हो। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज, जो कि बहुत ज़्यादा विलिंग है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब जब अरशद जीते थे तो आपसे कहा गया था कि सर ये आप ही का विजन है। तो सर ये वाकई आपका विजन है, हम एडमायर करते हैं आपके विजन को। लेकिन इस तरह के जो नौजवान हैं जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं, ब्राइट फ्यूचर हैं और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, इन्हें प्रमोट किया जाए। जितनी भी हर्डल्स हैं उनको खुदारा ख़त्म किया जाए। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी परफॉर्म करना इनका काम है और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कुछ दीगर एथलीट से बात करते हैं, हमारे साथ और रेसलर्स भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे इसी प्रोग्राम में। स्टे विद अस। नाज़रीन, जिस तरह से हम पहलवानों के शहर गुजरावाला में आज मौजूद हैं और हमने यहाँ पर पहलवान, बड़े तगड़े तगड़े पहलवान तो देखे, आपकी मुलाकात भी कराई, अखाड़े के मनासिर भी देखे, मजीद डेवलप जो वहां पर रेसलिंग हो रही है मैट के वाले से, उस पर भी बात की। लेकिन अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस जगह से मैं गुजर कर आया हूँ वहां से गुजरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मेरे जैसे लंबे बंदे के लिए गुजरना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से फीमेल स्टाफ आ रहा है उनको दाद देनी पड़ेगी। मेरे साथ डार्क सिस्टर्स मौजूद हैं, खदीजा और शफक मेरे साथ मौजूद हैं, और उन्हीं से जान लेते हैं किन मुश्किलात का सामना है और आखिर ऐसी कौन सी मोटिवेशन है जो उनको यहाँ तक लेके आई है इतनी हर्डल्स क्रॉस करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बीइंग फीमेल क्या मुश्किलात है आपको, क्योंकि हमने आपके दीगर जो कोलीग्स देखे, साथी देखे, तगड़े जवान हैं, आप छोटी छोटी माशाल्लाह हैं, और क्या एम क्या सेट किया आपने? मुश्किलात लेडीज़ को तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, पर हमें घर वालों की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है, और मेरे बाबा एज अ वेट लिफ्टर रह चुके हैं तो उन्हीं की तरफ से हम भी दे के वेट लिफ्टिंग में आई हैं। दैट्स ग्रेट। तो मोटिवेशन आपको घर से ही मिली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, घर से मिली है। ठीक है, और किस एज से आपने स्टार्ट किया? पहले आप, फिर मैं उनसे भी पूछता हूँ। मैंने 16 ईयर। अच्छा, आप तब 16 साल की थी जब से आपने शुरू किया, और आपकी क्या एज थी जब आपने वेट लिफ्टिंग शुरू की? और आप में से छोटी कौन है, बड़ी कौन है? शफक बड़ी और मैं अच्छा, छोटी शफक हूँ, बड़ी हैं और आप, मैंने ठीक है। 15 एज में स्टार्ट की थी। अच्छा ठीक है, और आप दोनों को फादर की सपोर्ट है। जी जी। कितना मुश्किल होता है बीइंग गर्ल, मैंने जिस तरह से बताया, वेट लिफ्ट करना, क्योंकि डेफिनेटली डाइट भी राजा साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लड़कियों के लिए डाइट को उस तरह से कंज्यूम करना और वो तगड़ी डाइट लेना आजकल की जनरेशन तो बहुत मुश्किल है। तो आपको भी मुश्किल होती है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हमारे घर वालों ने हमें पूरे सपोर्ट किया हुआ है और हमें अच्छा खाने को देते हैं। खाती क्या है वैसे, क्या हम मील्स लोग क्या है? नाश्ते में क्या मील है, लंच में क्या लेती हैं, और ये आफ्टर ट्रेनिंग कोई स्पेसिफिक मील है या जो मिल गया? वैसे जो मिल गया खा लेते हैं हम लोग, और जब कोई कंपटीशन वगैरह करीब होता है तो और अच्छी डाइट हो जाती है, और अच्छा मटन बीफ वगैरह और ज़्यादा हो जाता है, अंडे और ज़्यादा हो जाते हैं, फिर हम लोग ये ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, लड़कियां जो हैं अपनी बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं और अपनी, उन्होंने स्किन का ख्याल रखना है, उन्होंने अपनी फिजिक का ख्याल रखना है। राजा साहब, हमें यहाँ पर पसीने से जो बुरा हाल हो रहा है, उसके बावजूद देखिए हौसले कितने बुलंद हैं। पूरे सरात अबूर करके यहाँ पर आए। अच्छा, ये मुझे बात बड़ी खुशाइन लग रही है, और ये जो आजकल ग्लैमर देख देख के हमारी नौजवान नस्ल जो उनके दिमाग स्टेबल नहीं रहते, तो मेरे ख्याल में आपने शफक का जिक्र किया, खदीजा का जिक्र किया, लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे ख्याल में हमें राशिद भट्ट साहब को भी आफरीन कहना होगा। ये घुटन वाला माहौल है। यहाँ पर जब दाखिल हुए हैं तो एक मच्छरों की जलगार थी और घुटने घुटने तक पानी था, लेकिन ये होती है डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, एंड आई एम कन्विंस्ड कि यही सुपरस्टार होंगे और यही आगे बढ़ेंगे। इनसे ही मुल्क, कौम और मिल्लत की इज्जत में इजाफा होगा। अच्छा, मजे की बात राजा साहब जो मैंने देखी, ये दोनों सिस्टर्स अभी बाहर देखा तो बाइक पे आई हैं, ठीक है, ये भाड़ में गया काफी सारा, इट डजंट मैटर। ये एक बात कर रहे थे, हाँ। वालिदैन के ज़हनों में बड़े खदशात होते हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, हाँ। लेकिन हर एक का अपने काम से काम है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और मेरे ख्याल पे व्हाट्सएप के होते हुए यहाँ पर और अच्छा माहौल, अभी तिलावत भी हो रही थी, हाँ बिल्कुल, ये काम भी हो रहा है। हैट्स ऑफ टू देयर पेरेंट्स। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, राशिद भट्ट साहब आइडियल, ठीक है, उनकी सपोर्ट कितनी है और आखिर क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं राशिद साहब? देन फिर हम अगले लेवल पे पूछेंगे गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट है।
मैं जब इस वेट लिफ्टिंग क्लब में आई हूँ तो मैंने देखा यहाँ काफ़ी ज़्यादा वेट है हर चीज़, और जब मुझे पता चला कि ये किसी ने नहीं प्रोवाइड किया, ये हमारे सर ने खुद अपनी इनकम से सब कुछ यहाँ पे पैसे लेते हैं आपसे, कोई फी वगैरह चार्ज? कोई फी नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है इधर पे। जो चीज़ मांगते हैं वो बस यही समझ लें कि मुंह से निकली और पूरी हो। अच्छा, आप दोनों से इस प्लेटफॉर्म से आप अगर मैसेज को कन्वे करना चाहें, कोई रिक्वेस्ट करना चाहें कि फैसिलिटीज किन किन की कमी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मीट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स इनफ नहीं है, ये लोकल यहाँ तक ठीक है, और उनकी भी जो हालत है, हैट्स ऑफ टू राशिद साहब जिन्होंने अपने बलबूते पे ये सारी चीजें मैनेज की हुई हैं, अपने हद तक वो बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी अपील कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे? यार ये तो है, हमारे सर ने काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फैसिलिटीज़ की हैं, पर गवर्नमेंट को भी चाहिए, जैसे कि हम पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहे हैं, छोटा मोटा मुकाबला नहीं खेलना चाह रहे, आगे इंटरनेशनल टूर्स हैं, तो उनके लिए चाहिए कि जैसे इंटरनेशनल टूर के लिए वेट होता है वो हमें प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ जो आगे जाके हमने वेट उठा के अपना परफॉर्म दिखाना है, वही वेट हमें पहले मुहैया किया जाए, ताकि हम उस पर ट्रेनिंग करें, उस पर उसका हम एक्सपीरियंस और अच्छे तरीके से आगे जाके भी हम अपनी ट्रेनिंग अच्छा, करें। जैसे पूछते हैं हम जी खदीजा, आप इसमें एक तो पहले बताइए कि आपकी दोनों की पर्सनल कंट्रीब्यूशन एट द नेशनल और एनी इंटरनेशनल लेवल वो किस लेवल पर है, मैटर इन टर्म्स ऑफ। सेकेंडली ये भी जवाब साथ दे दीजिएगा कि आपने ट्रैवल करना होता है, प्रॉब्ली आप बाहर भी ट्रैवल करती हैं और आइंदा भी करेंगी, तो वालिदैन को कोई फिक्र लाहक होती हो कि एक अकेली बच्ची है, इनको भेजना ज़ाहिर कि मुश्किल काम है, तो आप जरा दूसरों बच्चियों को भी मैसेज दीजिए कि हम इस तरीके से हमने किया, ये वालिदैन का कोऑपरेट था, और इस तरह जो कॉन्फिडेंस उन्होंने हम पे इन्वेस्ट किया था, हम उस पर पूरा उतर रहे हैं। जी, पहले तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम अच्छा परफॉर्म करें, हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके हम अच्छे आला प्लेटफॉर्म पे जाके हम लोग कंपटीशन खेलें और अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और अपने मुल्क के लिए मेडल लेकर आएँ। और दूसरी बात कि होता है, वाकई होता है, वालिदैन को तो फ़िक्र होती है अपने बच्चों की, तो लेकिन हमारे वालिदैन हमारे साथ हैं, हमें इतना काफ़ी है, और लोगों की हमें किसी किस्म की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि हमारे वालिदैन ने कहा है लोगों को देखना छोड़ दो, आप लोग अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो, हम लोगों को देख लेंगे खुद ही। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जी, मैं यही लड़कियों को कहना चाहूँगी कि किसी की फ़िक्र ना करें, दुनिया ने बोलना ही होता है, लोगों ने बोलना ही होता है, आप लोग अपनी जो आपके ख्वाब हैं उनको पूरा करें, और काफ़ी अच्छा होता है कि लड़कियाँ भी बाहर आएँ और अपने ड्रीम्स पूरे करें। अच्छा, इसमें हमजा 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम पढ़ते रहते हैं, नेपोलियन ने भी कहा था गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू अ गुड नेशन, तो ये वो जो गुड मदर थी उन्होंने अच्छी नेशन कर दी, एक ये बात होगी। दूसरा, अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है, वजूद जन से है, तस्वीर कायनात में, इकबाल ने कहा, रोज़ पढ़ते हैं हम, तो हम दुआ ये करते हैं एनीथिंग फर्दर ऐड के जिस तरह ये गिव अप कर रही हैं और बच्चियाँ भी सामने आए, हमजा इसको एम्प्लीफाई करना चाहें, ये किस तरह एक इंसेंटिव हो सकती है फॉर दोज गर्ल्स who are living either in defense Lahore or DHA Karachi, they should come forward and they should, और ये कितनी indifferent situation है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसको फील भी कर सकता हूँ, तो विश देम गुड लक जी, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इसी तरह मेहनत करें, और गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि इस तरह की जो डांस सिस्टर्स हैं, मजीद बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी जो सिर्फ प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रही होंगी, उनके पास टैलेंट बहुत मौजूद होगा, फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो खुद एक खातून है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के माहौल को मजीद ग्रूम किया जाए, ताकि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए उस पर काम करे। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज का शो स्पोर्ट्स फ्लिक्स की टीम जो गुजरावाला में मौजूद है, जिसे पहलवानों का शहर कहा जाता है, और हर शहर की एक माँ होती है, और वो माँ तमाम मामलात और सूरत हाल देखती है, और जहाँ पर कोई लूप होल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करती है, अपने बच्चों के फलने फूलने का मौका देती है। तो आज जिस इदारे में मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला हमारे साथ तारिक कुरैशी साहब मौजूद है, जो कि एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं, उन्हीं से जान लेते कि जो पहलवानों का ये शहर है, जहाँ पर हम सारे अखाड़े फिर के आए, एथलीट से मिल के आए, हमने बहुत से लोगों से मुलाकात की कि गुजरावाला शहर में जो अखाड़े हैं और एथलीट्स को प्रमोट करने के लिए किस हद तक काम किया जा रहा है। उन्होंने जो जवाब दिए वो तो आपने सुन लिया। आप डीसी साहब से जानते हैं कि विद इन नो टाइम 6 मंथ्स का टेन्योर इनका, अभी तक इन्होंने खेल को लेकर किस तरह से उसको प्रमोट किया और इनके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्योंकि ये खुद माशाल्लाह स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज सारा दिन हम पहलवानों से बातें हुई, एथलीट्स, यंग एथलीट, माशाल्लाह बहुत टैलेंट है गुजरावाला में, ना सिर्फ पहलवानी के शोबे में, बल्कि अब तो हमने देखा क्रिकेट, फुटबॉल, इसके साथ साथ हॉकी,
मैराथन जितने भी माशाल्लाह ना बहुत ज्यादा ग्रूम कर रहे हैं। सर जानना ये चाहूंगा कि स्पेसिफिकली पहलवानों के लिए आपके पास इस वक्त क्या प्लान है, क्योंकि हमने देखा है कि ओलंपिक्स में उस तरह से वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए, हम नहीं, पाकिस्तान का कोई भी पहलवान वहां जा सका, जो भी सूरत हाल रही हो वो अप टू यू, क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि टैलेंट और फिज़िकल स्ट्रेंथ वो इस एरिया में उसकी कोई कमी नहीं है। और ये सिर्फ रेसलिंग के हवाले से नहीं मैं बात कर रहा, मैं जनरल जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो जिस तरह का फूड पैटर्न है, हैबिट्स हैं, तो उन तमाम हवालों से मैं जो मेरा अभी तक का तकरीबन 6 महीने का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक लोग जो है बड़े एनर्जेटिक हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन का कि जी क्या रीज़न क्या है कि क्यों ये आगे नहीं आ पा रहे, तो वो जो स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग्स फैसिलिटीज़ हैं उसका मसला है। हमारा आपने देखा कि 2 किस्म के स्पोर्ट्स हैं, एक ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं और एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं उसमें एक मड रेसलिंग भी आती है, जो कि हमारी ट्रेडिशनल जो जिसमें लाहौर और आपने ये जितने हमारे पाकिस्तान के जो बड़े पहलवान जो वर्ल्ड लेवल पे आए, रुस्तम हिंद और रुस्तम पाकिस्तान और रुस्तम दुनिया और सारे वो सारे मड रेसलर्स थे। यहाँ पे अब भी मड रेसलिंग के हवाले से यहाँ पे पहलवान मौजूद हैं, लेकिन उसमें भी अब कमी आ रही है फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से। तो पहले तो मैं वहीं से स्टार्ट लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे आके कुछ शहर के मुख्तलिफ कॉर्नर्स को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे हम ये ट्रेडिशनल जो हमारी हेरिटेज में भी आता है, जो ये मड रेसलिंग, उखाड़े की जिसको रेसलिंग कहते हैं, तो मैं इसको रिवाइव करने के लिए शहर के मुख्तलिफ कॉर्नर्स में मैं ये उखाड़े जो है ऑलरेडी हम इस पे काम शुरू कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप आने वाले चंद दिनों में देखेंगे कि 3-4 जगहों पे आपको बड़े एक्टिव स्पॉट्स नज़र आएंगे जहाँ पे मड रेसलिंग। और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है जो ओलंपिक स्पोर्ट्स, क्योंकि जो मड रेसलर हैं वहाँ पे थोड़ी सी बेशक वो स्ट्रेंथ में शायद उनसे ज़्यादा हो, लेकिन टेक्निक और जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो चूँकि उनको फेमिलियर नहीं है उन चीज़ों से, तो इस वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाते। और इस दफ़ा भी आपने देखा कि पहलवानों का शहर और दुनिया भर में मशहूर होने के बावजूद ओलंपिक्स में एक भी पहलवान हम भेज नहीं पाए। उसकी रीज़न ये है कि उसके लिए हमें डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट प्रिपरेशन लेवल चाहिए होता है। यहाँ पे जो आपका मैट रेसलिंग है वो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैट रेसलिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे शहर के सेंटर में एक बहुत बड़ा वो एक ऑलरेडी बनने जा रहा है, जहाँ पे इस एरिए के और गिरदोनवा के जितने भी रेसलर्स जो होंगे वो उनको हम मैट पे भी लेके आएंगे। फिज़िकल स्ट्रेंथ मौजूद है, लेकिन जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ ट्रेनिंग है वो जो मैट पे हमें दरकार होगा इनको ओलंपिक्स में भेजने के लिए और इंटरनेशनल दीगर इवेंट्स में भेजने के लिए, वो वहीं पे पॉसिबल होगा। तो वो बिल्कुल क्लोजिंग के पास है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका इफ्तिताह करेंगे। मैं ऐड कर दूँ आपकी सारी गुफ्तगू में कि हमारे मुल्क में रेसलिंग के हवाले से एट द टॉप और एट द गुजरावाला लेवल हालात बड़े साजगार हैं। यू बिंग एज डीजी स्पोर्ट्स आपने बड़ा काम किया, मुख्तसर वक्त में आपने बड़ा कश्मा दिखाया। जो रुस्तम ज़मान थे, रुस्तम हिंद थे, गामा पहलवान, उनकी जो ग्रैंड डॉटर है, शी वाज द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, कुलसूम नवाज साहिबा, और जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उनके वो ग्रेट ग्रैंडफादर थे। क्यों नहीं ये आप तखय्युल आपके जो स्टोर हाउस ऑफ माइंड उसमें होगा कि यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास ऐसा सेंटर बना दिया जिसको हम कह सकते हैं कि ये रेसलिंग स्टेडियम है। जी, जैसे मैंने अभी गुजारिश की कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो इस तरह का रेसलिंग एरिना है वो ऑलरेडी बनने जा रहा है यहाँ पे, और बहुत जल्द हम उसकी इंशाल्लाह इनॉग्रेशन करेंगे। वहाँ पे ये सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। और जो दूसरा है जो हमारी ट्रेडिशनल साइड है मड रेसलिंग के शहर में 3 से 4 सेंटर्स जो है एक्टिव सेंटर्स, वो इंशाल्लाह अगले कुछ अरसे में आप देखेंगे। अगले चंद दिनों में एक का तो हम ओपनिंग करने जा रहे हैं गुलशन इकबाल के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें हमने पैरेलल लेके चलनी है। मड रेसलिंग जो वो हमारे हेरिटेज है, हमारे जितने भी, जैसे कि अभी राय साहब ने फरमाया कि जो हमारे बड़े रेसलर्स हैं तो वो सारे वो मड रेसलर्स थे। अब वो जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, उसको भी रिवाइव करने की उतनी ज़रूरत है जितनी कि हमें अपनी ये जो ओलंपिक रेसलिंग है यानी मैट रेसलिंग है
जितनी सो हम दोनों चीज़ों को साथ लेके अच्छा सर, चलेंगे। आपको क्या लगता है व्हाट वाज द रीजन इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट करने के लिए हमें बहुत पहले इस तरह के स्टेप्स कर लेने चाहिए थे जो कि नहीं किए? हम अखाड़े तक महदूद रहे। उन्होंने यही क्लेम किया, जितने भी रेसलर्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं और ये सारे हम एथलीट से मिले, उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो मैट है विच कॉस्ट अराउंड 25 lakhs, तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पा रही, वो इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही। हालांकि टैलेंट बहुत है लेकिन इन्वेस्टमेंट की कमी। तो आप समझते हैं रीजन यही हो सकता है? देखें, जब आपको मैट मिलेगा ही नहीं तो आप किस तरह ट्रेनिंग करेंगे उसके ऊपर। सो अब ये जो रेसलिंग एरिना बनने जा रहा है ये बिल्कुल हाई फाई और जिस तरह के वर्ल्ड लेवल पे हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये बनने जा रहा है। और बहुत जल्दी जब हम इसको स्टार्ट लेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में यहीं से आपको जो है अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे और वो सारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो ग्रेट सेइंग है कि जिस मुल्क के ग्राउंड्स आबाद होते हैं उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं। तो तारिक कुरैशी साहब जो हैं वो इस पर ये जो भारी जिम्मेदारी है वो अपने कांधों पर उठाएं। सर विश यू गुड लक एंड बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज के शो से इतना ही।